अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पंजाब में जब डेंगू की वबा ने जन्म लिया तो मियां शहबाज शरीफ ने जंगी बुनियादों पर इसके कला कमा की ठानी और काफी हद तक कहा जा सकता है कि वो कामयाब भी रहे। और इसके लिए फिर मच्छर मार मुहिम शुरू की गई और हर साल गर्मियों में एंटी डेंगू स्प्रे का जो रिवाज है ये अब तक बरकरार है। कोई और एहतियाती तदाबीर हो ना हो, सरकारी इदारे जो हैं कुछ मच्छर के खौफ और ज्यादातर मियां शहबाज शरीफ के डर से स्प्रे जरूर कराते हैं। और लोग जब घरों में स्प्रे करवाते हैं तो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं ताकि जो स्प्रे के असरात हैं इनके कमरों तक, किचन तक और वॉशरूम्स वगैरह तक ना पहुंचे। और इस स्प्रे से आज तक किसी को बेहोश होते देखा और ना ही अस्पताल जाते देखा। स्प्रे की जो स्मेल है, बदबू है, ये नागवार तो जरूर होती है मगर नाकाबिले बर्दाश्त और सांस की नालियां बंद कर देने वाली नहीं होती। लेकिन अटक और जहलम के स्कूलों में इंतजामिया ने आखिर ऐसा कौन सा स्प्रे करवा दिया कि बच्चियों की हालत गैर होते होते उनको आईसीयू तक ले गई। और फिर क्या, हस्बे मामूल वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इन दोनों वाकयात का नोटिस ले लिया और स्कूल औकात में स्प्रे न करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मगर क्या ये सिर्फ यही मसले का हल है? क्या वज़ीर आला साहब को ये मालूम नहीं है कि पंजाब के तूलो अर्ज में नाकिस, जाली और मुज़र सेहत इंसानी और ज़रूरी अद्वियात धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही हैं और कोई नोटिस लेने वाला नहीं। हाँ, सिर्फ अगर नोटिस लिया जाता है तो लोगों को मुअत्तल करने की हद तक। और इस वाक़े में भी 3 सेक्रेटरी समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल और OSD बना दिया गया। क्या ये है सूबे की गुड गवर्नेंस? इस पे आज हम बात करेंगे। इस पे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे पंजाब के वजीर तालीम राना मशहूद साहब, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ रऊफ क्लासर साहब होंगे और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ जफर हिलाली साहब मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें जर्नलिस्ट ज्वाइन करेंगे, सहाफ़ी ज्वाइन करेंगे हसन रजा। उनकी आज एक स्टोरी भी है, इसी हवाले से उस पर डिस्कस करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़िम हम बात करेंगे कि कल शहर कायद के बासियों ने कारकुनों की हलाकतों पर मुत्तहदा की यौम सोग की अपील को मुस्तरद करते हुए कारोबार जिंदगी जारी रखा और रेंजर्स ने धमकियों को नजरअंदाज करने पर आवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया। शहर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा रही। हकीकत यह है कि जिस दौरान पाकिस्तान में तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, लंदन में भी अल्ताफ हुसैन के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। MQM को दरपेश मुश्किलात की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इसके बहुत से अहम रहनुमा कराची से फरार होकर दीगर ममालिक में पनाह ले चुके हैं। सवाल यह है कि जिस बहरान का सामना इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को है, वो पाकिस्तान पर गहरे साए डाल रहा है। ये दोनों जमातें लिबरल और मजलूम तबके की आवाज बनकर उभरी थी। क्या अब ये दोनों पार्टियां अवाम में अपनी साख खो रही हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। एक इन प्रोग्राम का आगाज करेंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर तालीम राना मशहूद साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आप पंजाब के वजीर तालीम हैं, क्या आपने कभी सेक्रेटरी स्कूल, DCO, EDO हेल्थ से कभी पूछा कि जो स्प्रे करवाया जा रहा है एंटी डेंगू स्प्रे, इसको करवाने का क्या तरीकाकार है, किन औकात में होना चाहिए? क्या कभी कोई तरीकाकार वज़ा किया गया, या ये हम समझ लें कि राना साहब आजकल अपने वीडियो स्कैंडल्स की वजह से इतने परेशान है कि राना साहब को टाइम ही नहीं मिलता इन बातों के लिए? इसमें पहली तो बात यह है कि जब एक झूठी चीज हो ना, वीडियो स्कैंडल झूठा साबित हो चुका है तो उसके ऊपर अदालतों की भी आ चुकी है, तो मैं इसका जो है जवाब भी दे चुका हूँ। और दूसरी बात जो आपने की, इसके प्रॉपर SOPs बने हुए हैं और ये जो स्कूलों में स्प्रे करवाना है इसके ऊपर बकायदा एक कमेटी जो है पंजाब की सतह पर, फिर उसके बाद डिविजनल सतह पर, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, फिर टाउन के लेवल पर, तहसील के लेवल पर हमने 8 कमेटीज बनाई हुई है जो प्रॉपर इसको मॉनिटर करती हैं। और इसके ऊपर महकमा जो सेहत है, इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट को इजाजत नहीं है कि उनकी जो अप्रूव्ड मेडिसिन है उसी को यूज करना है और उन्हीं के कहने पे यूज होनी है। और अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखें तो ये 2 साल पहले जब डेंगू का आउटब्रेक हुआ था और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा था कि पंजाब में खुदा ना खास्ता 26,000 अमवात हो सकती हैं मिनिमम, और उसके ऊपर जो हमने काम शुरू किया था, इस वक्त अवेयरनेस का ये आलम है कि पंजाब के जो 60,000 सरकारी स्कूल
और इसके साथ जो 34-40 हजार के करीब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर आप इनको विजिट करें तो डेंगी के हवाले से टोटल जो कार्रवाई करनी चाहिए वो वहां पर आवेजा भी है, प्लस इनको सर्कुलर इशू होते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, 0 क्लासेज है। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, एसओपीज भी जारी किए आपने, 8 कमेटियां भी बनाई, मॉनिटरिंग आपने, फिर आखिर कहीं तो मसला है कि ऐसा स्प्रे इस्तेमाल किया गया। घरों में भी लोग स्प्रे करवाते हैं, ऑफिस में भी लोग स्प्रे करवाते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेहोश होकर अस्पतालों में आईसीयू तक पहुंचे। कहीं तो मसला था सर। ये मसला जो आया ना जी जेलम के अंदर, ये हुआ ये कि जो हेडमिस्ट्रेस है वहां पर हफ्ता सफाई मनाया जा रहा था। हफ्ता सफाई मनाने के बाद उनको स्पेसिफिकली वहां पर ईडीओ हेल्थ और ईडीओ एजुकेशन दोनों की तरफ से ये हदायत भी थी कि अगर आपने स्प्रे करवाना है तो सिर्फ जो डेजिग्नेटेड लोग हैं उनसे स्प्रे करवाना है। लेकिन उनके जब उन्होंने स्कूल की सफाई करवाई तो उन्होंने एक प्राइवेट बंदे को बुलाकर उन्होंने वहां पर अपने, और ये उन्होंने जब उनका बयान भी आया तो उन्होंने कहा कि मुझे मना भी किया गया था, लेकिन ये मैंने अपनी तसल्ली के लिए खुद ये स्प्रे प्राइवेट पार्टी को बुलाया, और जो प्राइवेट पार्टी आई, चले एक जगह तो प्रिंसिपल ने अपनी मर्जी से करवा दिया, दूसरी जगह क्या हुआ फिर? दूसरी जगह जो अटक के अंदर जो वाकया हुआ, इसके अंदर भी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर था उसको, हालांकि वहां पर भी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, जो ईडीओ था, हेल्थ भी और एजुकेशन, इन सब का ये था कि अभी वहां पर फॉगिंग की जरूरत ही नहीं है। और ये इसने वहां पर भी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, और उसकी डिसीजन लेने की वजह ये थी कि जब उसको भी इंक्वायर इसके बारे में किया गया तो उसने कहा कि जी मेरे पास जो स्कूलों की तादाद थी जिनके अंदर मैंने करवाना था, हालांकि ये भी एसओपी है कि छुट्टी वाले दिन करवाए जाने हैं ये स्प्रे, तो उसने सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर पूरा करने के लिए जो है, जो अब ये सारी चीज सामने आई है, वो भी एक इंडिपेंडेंट बंदे की कार्रवाई थी हमने उस पर। लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत ने इन दोनों चीजों को, दोनों वाकयात को असेस करने के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पर बच्चियों के लिए जिस तरह फौरी तौर पर इमरजेंसी के अंदर जो इकदाम किए गए, प्लस उसके बाद जो करने थे आप लोगों ने, वो तो जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया माजरत के साथ। नहीं, वो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है भाई, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बात यह है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको जानते भी हैं, हम उसके ऊपर अमल पैरा भी हैं, और इसी वजह से ये जब इन तमाम चीजों को असेस किया गया, फौरी तौर पर हम जेलम गए। हमने जेलम में जब ये सारा देखा, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ पूरे राब्ते में थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर वो हमारे साथ पूरा थ्रू आउट अवेलेबल रहे, और पीस जो बने हुए हैं, जो पिछले 2-2.5 साल से बने हुए हैं, जिनको फॉलो किया जाना है, जो कमेटियां बनी हुई हैं, उनकी फंक्शनिंग को देखा गया। और इसी वजह से जब ये नजर आया कि ये लैप्स जो सबसे निचले लेवल पर आया, ये ऊपर से जो चेन ऑफ कमांड थी, इस चेन ऑफ कमांड की तरफ से क्या वो इंस्ट्रक्शंस और क्या वो डायरेक्शंस जो है वो दी जा रही थी, क्या उन पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल हो रहा था, इस तमाम चीज को जब देखा गया तो उसके मुताबिक फिर ये सारे फैसले किए गए। राणा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पूरे पाकिस्तान में कोई लेबोरेटरी नहीं है? अब आप लोग जो सैंपल्स भेज रहे हैं, नमूने भेज रहे हैं, वो लंदन भेजे जा रहे हैं, पंजाब में, पाकिस्तान में कोई लेबोरेटरी नहीं है कि टेस्ट कर सके कि आखिर इस स्प्रे में मसला क्या था, क्या कोई गलत दवाई इस्तेमाल की गई, गैर मेयारी दवाई इस्तेमाल की गई? ये आप सिर्फ इस चीज को ज़हन में रखिए, जब बात करते हैं शफाफियत की, हम जब बात करते हैं मेरिट की, तो हमने इधर की लेबोरेटरीज को भी भेजे हैं ये सैंपल्स, और इसका जो सेकंड है वो हम ओपिनियन जो है वो बाहर से ले रहे हैं, ताकि कहीं पर भी जो है वो उसके अंदर कमी ना रहे, और वो जो फैसला करना है फैसले को करने के अंदर कहीं पर भी जो है हमें इसमें किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब आपका। हसन रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हसन, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से डेंगू स्प्रे को चेक करने के तरीक़ेकार इत्तलात आती रहती हैं, जो हमारी इत्तलात हैं कि इजलासों में वाज़े तौर पर हुक्म दिया जाता है, अहकाम दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर तालीम, मुशीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और लोकल गवर्नमेंट के जो हुकाम थे, ये स्प्रे करने की हिदायत जारी देते रहे, और अपनी मनपसंद कंपनियों को इन्होंने ठेके दिए। ये सारा क्या मामला था? आपकी आज एक स्टोरी लगी हुई है बड़ी जबरदस्त, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर आपसे डिटेल ली जाए। जी बिल्कुल शादी, आप ठीक कह रही हैं कि वज़ीर आला जो पंजाब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुख्तलिफ इजलासों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दफातर में डेंगू स्प्रे के हवाले से प्रॉपर अहकाम जारी करते थे, और उन्होंने इजलासों में ये बात बड़ी कही है कि आप इस जो स्प्रे करते हैं इसको, इसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है ये गैर मेयारी ना हो, और इसका स्प्रे करने का कोई तरीकेकार वाज़ेह किया जाए।
बात यह, अभी तक पंजाब हुकूमत का कोई डिपार्टमेंट शहबाज शरीफ साहब के कमात के बावजूद अभी तक कोई डिपार्टमेंट ये तरीकेकार वाजा नहीं कर सका कि हमने जो स्प्रे करना है वो किस तरीके से करना है। शहबाज शरीफ साहब के कमात तो एक तरफ, बात यह कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम वजीर सेहत भी हैं, उनका कलमदाद भी इन्हीं के पास है। बिल्कुल। इन्होंने एक तरफ अटक और जेलम की इंतजामिया और सेक्रेटरी साहिबान को मुतला किया, लेकिन जो वजीर सेहत है इस टाइम वो तो अभी अपने ओहदे पे कायम है, उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए था, बाद में वो दूसरी तरफ आते। नंबर एक। और दूसरी बात, उनके कमात जो है वो वजीर तालीम, बशीर सेहत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी एजुकेशन, उनको एक कमात मानने चाहिए थे, लेकिन वो इजलासों में बैठ के आपस में इकदाम करते रहे कि हमने किसको ठेके देने हैं। तो हम ये समझे कि वजीर आला साहब की जो टीम है वो उनके अहकामात जो है वो हवा में उड़ा देती है, सुनती नहीं है। जी बिल्कुल, आप क्या नहीं आ रहा ना, मौजूद सुने हसन, आवाज आ रही है? हसन को जरा दोबारा कॉल कीजिएगा, हसन से हमारा राब्ता कट गया। हिलाली साहब आपका कमेंट। देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या एसोटेरिक एक्सरसाइज है कि एक स्प्रे के लिए एक पता नहीं ग्रेड 18 का ऑफिसर होना चाहिए और उस पे SOPs होने चाहिए और क्या क्या, विच इज टोटल नॉनसेंस। बात असल ये है, मैं आपको बताता हूं, ये स्प्रेइंग अगर लोकल बॉडीज होते तो ये स्प्रेइंग अंडर लोकल बॉडीज के तहत होता। कोई ना कोई लोकल बॉडीज, अगर गवर्नमेंट होती लोकल बॉडीज की, मतलब चेक एंड बैलेंस होता। चेक एंड बैलेंस नहीं, उनकी जिम्मेवारी होती है। ये तो बहुत थोड़ा ये चीज है ना, ये तो मुगलों के तरह लाहौर में बैठ के अटक में माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। ये तो मुगल समझते हैं अपने आप को, दे आर यूजलेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो तो लोहार भी ठीक नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो काम है ये लोकल बॉडीज का है। तो इन्होंने क्या किया, आपने देखा है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया इन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेंट्रल पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के फेडरेशन को खत्म कर दिया है। खत्म करके प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मगर प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, उधर से तो ले लिया है, मगर लोकल बॉडी गवर्नमेंट नहीं बनाए हैं, उधर इन्होंने पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों? इसलिए कि ये पावर्स जब तक उनके पास हैं तो मजे करें, पैसे भी बनाएं, जेबें भी भरें और इस किस्म के मैल प्रैक्टिसेस और बैड गवर्नेंस हो। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इनको इतना भी शेम होता, ये अपना खुद इस्तीफा देता, कहता है आई एम वेरी सॉरी। चलो बेट चीफ, हमारे यहाँ इस्तीफे देने का रिवाज नहीं है। मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर सिंध से नहीं, वो तो खत्म हो जाते हैं ना, देन दे वुड डाई, कोलैप्स, डिसइंटीग्रेट। उनको सिर्फ ये कहते हैं कि मैं माफ करिए मेरी ये गलती है, मैं नोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं इसलिए कि ये मेरा फर्ज है, और 15 लोगों को निकाल दिया और खुद बैठे रहे। सही। क्लासा साहब, कभी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाली अद्वियात के इस्तेमाल से 150 अफराद मर जाते हैं, खांसी के जाली जो सिरप है उससे लाहौर में लोग मर जाते हैं, अब गैर मियारी डेंगू स्प्रे, इससे आपने देखा सैकड़ों तालिबात ICU तक पहुंच गई। तो हमने क्या करना है ऐसी मोटरवेज को, ऐसे फ्लाईओवर्स को, ऐसी सड़कों को कि इंसान की जान, लोगों की यहाँ पर जो बुनियादी जरूरियात हैं उनका जो तहफ्फुज है, उनकी सेहत, उनकी जान ही महफूज नहीं है। शायद एक और आप भूल गए कि बच्चों का चिल्ड्रन वार्ड में भी आग लगी थी लाहौर में, अच्छे खासे बच्चे उससे झुलस गए थे और अच्छी खासी लंबी लिस्ट है खैर इन चीज़ों की। बाकी छोड़ दें, चले जेल हम क्या होता है, अटक क्या होता है, मैं 2 दिन पहले भी रेफरेंस में दे चुका हूँ। लाहौर पे हमें तरस आता है। अब छोड़ दें कि बाकी आपके सूबे में कौन से ज़िले हैं, कौन से इलाके हैं, उनको कितना मिलना चाहिए, क्या डेवलपमेंट हो। आप लाहौर को भी आइडियल नहीं बना सके कि वहाँ आपको याद होगा LDA आपके प्लाजा में आग लगी थी, लोगों ने ऊपर से जंप मार के बेचारे वो अपनी जानें दी थी। पिछले दिनों फिर आग लगी है। हाँ, उनके पास तो लाहौर में भी आग बुझाने के हालात नहीं है, मशीनरी नहीं है। आप पूरा सूबा तो बहुत दूर की बात है, 12 करोड़ का सूबा हमने बनाया हुआ है। जब हम बात करते हैं, जो बात अभी हिलाली साहब ने बड़ी ज़बरदस्त माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे की, शायद आम आदमी को उसके समझ नहीं आएगी। जो इनका मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज करें, पावर्स को करें, फाइनेंशियल पावर्स हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हूँ। अब लोगों को एतमाद दें, उनको थोड़ा सा आप अपने ऊपर गवर्न करने का उनको हौसला दें। अब सारे काम ही लाहौर से होने हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने होता खुद रखा हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। और आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के पास
जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने 24 के करीब जो उनके महकमे थे, उनके वजीर वो खुद थे। वो तो किसी पे भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते कि अपनी पावर्स किसी के साथ शेयर करें, एक चीज। और दूसरी बात जो अहम है, दो चीजें, अगर इन सरकारी स्कूलों में किसी वजीर का बच्चा पढ़ता होता, कोई एमएनए का पढ़ा होता, कोई आपके चीफ मिनिस्टर साहब या उनके पोते पोते नवासे पढ़ते होते, या इवन हमारे बच्चे भी पढ़ते होते जो सहाफियों को आजकल वहां पे वो नहीं पढ़े, तो शायद ये वाकयात ना होते। मैं इंडिया ने एक रियासत का पढ़ रहा था, अभी एक फैसला आया, बड़ा अहम फैसला, पाकिस्तानी मीडिया ने हमने शायद पिक नहीं किया। वहां उन्होंने एक रियासत में उनकी कोर्ट ने बाकायदा आर्डर किए हैं कि सरकारी जितने भी अफसर हैं टॉप से बॉटम तक, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और जाके किसी ने कोई मेरिट पे एप्लीकेशन डाल दी कि फलां मेरिट की स्कूलों में ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जनाब आज के बाद ये मेरिट ही ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तमाम सरकारी बाबूज जो हैं इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बाकायदा कानून उन्होंने आके आर्डर किए हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, एक मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था, जो दुख हुआ मुझे, आज की थी मेरा ख्याल है न्यूज़पेपर में, कि आपके सरकारी स्कूलों से बच्चे अब पोजीशन ही नहीं ले रहे, किसी बोर्ड में आपको नजर ही नहीं आते, आपको किसी यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए नजर नहीं आते। ज्यादातर जो है प्राइवेट कॉलेजेस या आपके प्राइवेट स्कूल्स के आ रहे हैं, जो मेरे जैसे पेंडू हैं, और मैं आपको इसमें मुझे कहने में हर्ज नहीं, हम तो टाट के स्कूलों से पढ़ के हैं। एक दौर में टाट के स्कूल भी कुछ बेहतर आपको लोग प्रोड्यूस करके दे रहे थे, बहुत सारी मेजॉरिटी आपकी ब्यूरोक्रेसी के ये टाट के स्कूलों से पढ़ के आइए। आज आपके हमारे किसी के भी बच्चे जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, अब बचा के वो अपने बच्चे भेजते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ फिर आप कोई उन पे स्प्रे कर दें। और आपने बड़ी उनसे अच्छी बात पूछी राना मशहूद साहब से, चलो हम मान लेते हैं कि वहां पे अट्टा की हद तक लैप्स हो गया, नहीं पता चला, आप उनकी हमाकत भी देखें में से जो वहां पे लोकल स्टाफ है, क्या बच्चों पे जाकर स्प्रे कर, उनमें भी अक्ल होनी चाहिए थी, टीचर्स में होनी चाहिए थी या दूसरे लोगों में। चले मान लिया कि एक लैप्स हो गया, और भाई आपने ये जेल में फिर कर लिया, आप इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं किया कि फौरी तौर पर आप एक टेलीफोन के जरिए, फैक्स के जरिए, आजकल फोन का दौर है, मैसेज के जरिए पूरे पंजाब में अलर्ट जारी करते कि जनाब इस तरह की हरकतें मत करें। ये मैं वही बता रहा हूं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये आपके हमारे बच्चे नहीं है जो हम उसमें चले गए हैं, ये वजीर हैं, सहाफी हैं, बड़े बड़े आपको बिग गन से, हमारा तो इन स्कूलों से तल्लुक नहीं रह गया। इसलिए वहां कोई मुसीबत आ जाए, कोई बम गिर जाए, आप वहां बच्चों पे जाएं, उस स्प्रे कर दें, तमाम के तमाम बच्चों की हालत देखिए आपने, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं है ये, इसलिए हमें कोई हमदर्दी नहीं है इनके साथ। हम आएंगे, लिप सर्विस करेंगे, 2-4 मिनट भाषण देंगे, आप भी देंगे, हम भी देंगे, वजीर भी आएंगे, उसके बाद दैट्स इट। वो जो नाअहल ड्राइवर्स कर रहे हैं बेचारे। और इन पे मैं कहूंगा लास्ट की बात, इन पेरेंट्स को पंजाब हुकूमत पे इनको केस करने चाहिए, इनसे कंपनसेशन लेनी चाहिए इनको। क्लासा साहब, ऐसी बातें हम कितनी बार अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं। कलर कहार का वाकया पेश आया, कसूर में बच्चों के साथ वाकया पेश आया, जो अनाड़ी बसें, अनाड़ी ड्राइवर्स जो बच्चों का हाल करते रहे, कलर कहार का वाकया आज तक हम लोग नहीं भूल सके। उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जो आज का जो नोटिस लिया है इन्होंने, ये क्या नतीजा निकालेगा? शाजिया, इनको लोगों को जाना चाहिए, इनको केसेस करने चाहिए, इनको पंजाब हुकूमत पे, इनकी अथॉरिटीज पे मुकदमात देने चाहिए। ये कई दफा ये बात हम आपके प्रोग्राम पे पहले भी कह चुके हैं, जब दुनिया में आप में और सईद काजी साहब करते थे, जब तक डिप्टी कमिश्नर्स पे पर्चे नहीं होंगे, डीपीओ पे नहीं होंगे, ये लोग ठीक नहीं होंगे। ये कोई केयर नहीं करेंगे। अपने बच्चे लाहौर में रखे हैं GR1 में, या हमने अपने बच्चे यहाँ स्कूलों में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। इनके बच्चों के लिए हमारे पास ना प्रायोरिटीज है, ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास इनके लिए कोई वो चीजें हैं। वालिदैन को बकायदा एक और कुछ लायर्स को सामने आना चाहिए, इन पे केसेस करें, इन पे मुकदमे करवाएं, ये इनका काम है। अगर लैप्सेस थानों में जाएगा, इनकी कौन सुनेगा? आम इंसान की थानों में कौन सुनता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है कि हम जस्टिस नहीं दे सकते, और उसने एक और कैलकुलेशन किया है कि केस ऊपर आते आते सुप्रीम कोर्ट को 25 साल लगते हैं। ये फैसले करने वाले बदल जाते हैं। मैं तो कहता हूं जितने स्टेटिस्टिक्स आप एजुकेशन के बारे में निकाल सकते हैं पाकिस्तान में निकालें। आप शर्म से तो आदमी मर जाता है। 2.3% है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कोई और मुल्क इतना कम नहीं करता। और मुझे, जैसे मैंने बार बार कहा है, 5 DIGs ने बेशरम लोग आके मुझे बताया है कि उनके इलाके में इतने सारे स्कूल्स हैं, पता नहीं कितने परसेंटेज स्कूल्स हैं जिसमें गाय का चारा रहता है और बकरियां फिरती हैं, और जिसका प्रिंसिपल 18,000 रुपया तनख्वाह लेता है, 8,000 देता है वो मॉनिटर को जो उसको टिक करता है, प्रेजेंस टैक्सी चलाता है और गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेल करता है। ये DIGs को पता है, इसके माने मिनिस्टर्स को पता है, वडेरों को छोड़ो, वो तो खुद इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बार बार जब कहता हूं that this state has collapsed, ये तो अभी तक खबर नहीं निकली है। अगर मुझे जी आपकी, सॉरी मैं बात काट रहा हूं, हमारे यहाँ ये जफर इलाही साहब बड़ा मशहूर एक फेमस किस्म का जुमला बन गया है कि बजट कम है।
आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बजट अगर मिल भी जाए, आप पिछले साल का प्लानिंग डिवीजन के जरा फिगर उठा के देख रहे हैं कि उसमें से 60% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता। बजट एलोकेशन करते भी हैं या रिलीजेस रोक लेते हैं, रिलीजेस होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी नहीं है कि उसको यूटिलाइज करे। जो ही मई का महीना आएगा, जून का महीना आपका शुरू होगा, नया साल, यकदम ये ठेके देना शुरू करेंगे, रिलीजेस करेंगे, उसमें घपले करेंगे, माल कमाएंगे। ये बकायदा आपकी ब्यूरोक्रेसी का तरीका बन चुका है। बजट आएगा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करेगी, दूसरे नहीं करेंगे, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको रोक के मेट्रो के लिए पैसा जाएगा। या पिछले साल हमने देखा पीपल्स पार्टी दौर में उन्होंने अपने एमएनएस को 126 अरब रुपए देने के लिए उन्होंने तमाम बड़े जो अहम प्रोजेक्ट्स है वहां से पैसा डिवाल्ट किया। आप प्लानिंग डिवीजन को उठा के देख लें, बहुत सारी इनकी रकम यूटिलाइज नहीं होती, और आखिरी आपका महीना जब माली साल आता है मई का, उसी वक्त उठते हैं तमाम ठेकेदार इकट्ठे, बाबूज इकट्ठे और मिनिस्टर इकट्ठे, मिल मिला के सारे पैसे रिलीज करके कमीशन खाते हैं। सो ये सबसे बड़ा अहम है, ये पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो मैं पिट के मार गया हूं, आप यहां एनएफसी का पैसा सूबों को मत दें, एनएफसी का पैसा डिस्ट्रिक्ट्स को दें। उनका अकाउंट होना चाहिए बरह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वहां पैसे होने चाहिए, वहां से आप जिले को दें, सूबों को देते हैं, सुबह ब्यूरोक्रेसी खा जाती है आपके अपने कमीशन। क्लासा साहब, ये जो स्टोरी है डाके स्प्रे वाली, इसमें भी ठेके देने का मामला। हसन रजा एक बार फिर से हमारे साथ है। हसन, आप बता रहे थे किन कंपनियों को, किन मनपसंद किन किन के कहने पर ठेके दिए गए, क्या खुर्द-बुर्द है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो वजीर तालीम थे राना मशहूद साहब, इनसे अगर पूछ लेते हैं कि इनकी सरबराही में इजलास हुआ था, इन्होंने कहा था कि आप प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनियों से लेकर स्प्रे करवाएं और हमें स्प्रे की रिपोर्ट चाहिए और पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। इन्होंने तमाम पीडीओ जो हैं तालीम के, उनको इकदाम जारी किए थे, और सेक्टरी स्कूल भी उस टाइम मौजूद थे। सेक्टरी स्कूल वही है डॉक्टर अब्दुल जब्बार शहीन के, जो अपना प्राइवेट स्कूल खुशाब में चला रहे हैं, और वो वज़ीर आला के इल्म में है ऑलरेडी कि ये सारा कुछ क्या चल रहा है, लेकिन इसका कोई एक्शन नहीं हुआ। अब ये इस सूरत को देख के एक्शन हुआ होगा, और तमाम पीडीओज ने प्राइवेट तौर पे अपने निजी कंपनी से राब्ते कर रखे हैं, और बाकायदा यहाँ पे सेक्टरी स्कूल की तरफ से, यहाँ पे स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से कमा दिए जाते हैं कि उस कंपनी से आप ठेका दे लें, और 1 महीने के बाकायदा पैसे जारी किए जाते हैं, और वो एक दफा पूरी स्प्रे कर देते हैं, और उसमें जो मेडिसिन है वो ज्यादा रख देते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो एक मशीन के अंदर 5 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल डलता है, और उसमें डेल्टा मेडिसिन है जो डाली जाती है, और उसमें ये 33 ml दवाई डलती है। लेकिन जब ये मेडिसिन डालते हैं डेल्टा, ये एक तो इंडियन मेडिसिन आती है जो इसकी डुप्लीकेट है, वहां से लेके डेल्टा वो डालते हैं, वो इंतहाई खतरनाक है, और 33 ml डलती है, तो ये 60 ml डालते हैं और एक दफा उसको महीने में एक दफा कर देते हैं ताकि हमें दोबारा करनी ना पड़े, और वो 30 के ठेके पैसे। आपका मतलब है कैपेबल लोग नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे, और लाहौर में मैं आपको बताऊं, ये वागा की पोजीशन है, वागा टाउन में डॉक्टर बाबरा रुखसाना है, जहाँ पे ईडीओ DDHO हैं, उन्होंने 1200 लीटर पेट्रोल जारी किया हुआ है, जो लॉग इन्होंने तैयार किया, लेकिन अभी तक लाहौर में यूसी में स्प्रे ही नहीं किया गया, सिर्फ लॉग एक जारी सा तैयार करके उन्होंने आगे रिप्रेजेंट किया और उन्होंने आगे रिप्रेजेंट कर दिया। ये सूरत चल रही है लाहौर में। जो क्लासा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि बाकी अफसरों की बात करते हैं, जिला की बात करते हैं, लाहौर में 2,90,000 बच्चा अभी स्कूलों से बाहर है, और इस पर अब तक किसी की आंखें नहीं मतलब कि खुल सकी। यहाँ पे कभी किसी ने तालीम पर फोकस नहीं किया। यहाँ पे 2,90,000 बच्चा लाहौर में, ये ऑन रिकॉर्ड है कि यहाँ पे बच्चा जो है ये स्कूलों से बाहर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा आपका। नाज़रीन, ब्रेक नहीं है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल की एमक्यूएम की नाकाम हड़ताल और आज एमक्यूएम ने रैली निकाली जो बकौल एमक्यूएम के एक कामयाब रैली थी। मेरे साथ इस वक्त अली रजा आबदी एमक्यूएम के रहनुमा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रजा साहब। जी वालेकुम सलाम। अली रजा, कल जो आपकी एमक्यूएम की कराची में हड़ताल थी वो बिल्कुल नाकाम थी, बड़ी बड़ी सारी मार्केट्स बंद थी, लोगों ने दुकानें मार्केट्स खुली रही। रेंजर्स ने कहा कि कुछ एमक्यूएम के जो लोग थे जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे। 8 शरपसंद एमक्यूएम के गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो उसके बाद आज की रैली आप लोगों का क्या मैसेज था? देखिए जी, पहले कल का बताऊं, कल रेंजर्स ने कोई दुकानें बंद करते हुए किसी को अरेस्ट नहीं किया था। वो एक दिन पहले रात को अरेस्ट हुए थे कुछ 10 अफराद, जिसमें से 4 एमक्यूएम के थे, 4 एमक्यूएम हकीकी के थे और कुछ और भी लोग थे। कल जो थी मेजॉरिटी जो एमक्यूएम के डोमिनेटेड एरियाज थे वहां पर बाय डिजाइन मीडिया को नहीं भेजा गया था और वो एरियाज कवर नहीं हुए थे, जो कि एमक्यूएम को पता है। यही चीज 246 के इलेक्शन जब हो रहा था तो उस जमाने में भी मीडिया का कवरेज एक जानिबदार सा कवरेज चल रहा था
जिसपे दिखाया ऐसा जा रहा था कि शायद एमक्यूएम बिल्कुल ही खत्म हो गई है या फिर एमक्यूएम का कोई वोटर भी नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद 95-96,000 वोट्स लेके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती थी। इसी तरह कराची को भी मालूम है कि कल जुज़वी तौर पे, जिसको हम भी कह रहे हैं कि जुज़वी हड़ताल हुई है, क्योंकि रेंजर्स की तरफ से जो ये थी ट्रांसपोर्ट है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स थे उनको कहा गया था कि वो खोलेंगे, तो जाहिर है वो भी घबराए हुए थे, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर सके उसमें हड़ताल में। और फिर आप लोगों ने ही रिपोर्ट किया कि जी रेंजर्स बहुत सारी जगहों पे जाके दुकानों को खुलवा रही है, तो वो जाहिर है दुकानें बंद थी तो फिर वो खुलवाई जा रही थी। लेकिन वो कहा गया था ना कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गई, और रेंजर्स ने तो लोगों को खिराज तहसीन पेश किया है कि लोग इस बार किसी की धमकियों में नहीं आए, जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं की, इस बार शायद अवाम ने आपका उस तरह से साथ नहीं दिया और ऐसा लबैक नहीं कहा। एमक्यूएम ने भी खिराज तहसीन पेश किया, सिर्फ कराची में नहीं, मीरपुर खास, सक्कर, हैदराबाद, बाकी इंटीरियर सिंध के इलाकों में भी जहाँ पे हड़ताल हुई थी। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों को पता है, उन्होंने देखा कि ये हुआ। वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि जैसे पहले एमक्यूएम की एक हड़ताल हुआ करती थी वो चीज नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी वजह कराची ऑपरेशन, इसकी वजह लॉ एनफोर्समेंट का कराची में इन्वॉल्वमेंट जाहिर सी बात है गन नाम की चीज शायद नहीं नजर आती है। अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने एक तरह से कराची टेक ओवर किया हुआ है, तो जाहिर है उस एनवायरनमेंट में लोगों ने ये समझा कि अगर, क्योंकि बहुत सारों को ये भी कहा गया था इस चीज को महसूस करती है कि कराची ऑपरेशन के बाद हालात में काफी हद तक बेहतरी आई है, लोग आजादी से निकल सकते हैं। अगर आप इसको इस बात से भी जोड़ लें कि एमक्यूएम के लोगों को गिरफ्तार किया गया और एमक्यूएम ने उस पर शोर मचाया है, लेकिन दूसरी तरफ अवाम जो है वो काफी ज्यादा मुतमईन है, तो आप समझ रहे हैं इस बात का आपस में कोई ताल्लुक है? आप लोगों को का गिरफ्तार होना, कारकुनों का गिरफ्तार होना और इस तरह पाबंदियां लगाना, अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों पर पाबंदियां लगाना, दूसरी तरफ कराची में अमन कायम होना, कोई लगता है आपको इसमें? कराची में लोग पहले भी निकला करते थे, उस वक्त हालात जरा खराब थे, बिल्कुल सही है। एमक्यूएम ने ही ये ऑपरेशन के लिए कॉल किया था और एमक्यूएम की ही इनविटेशन पे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, और एमक्यूएम के ही तकरीबन 4-4,500 तक अफराद को अरेस्ट किया गया है इस ऑपरेशन में 2 साल में, और उसमें से तकरीबन 4.25 मतलब 90% जो है वो रिलीज भी कर दिए गए हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हो सका। तो एमक्यूएम और कराची, जाहिर सी बात है कराची में अब एक ये पाकिस्तान बेसिस पे ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन शुरू हुआ, उसका जो कलअदम तंजीमों पे, जो तंजीमें यहाँ पे कराची में टारगेट किलिंग करने के बाद कबूल करती थी और कहती थी कि जी हमने मारा है, तो वो तंजीमें जो हैं वो जरा थोड़ी सी खामोश हो गई हैं, या फिर वो पकड़ी गई हैं, या बंद हो गया उनका जो भी एक्टिविटीज है। लेकिन हमने फिर भी देखा कि अगस्त के महीने में तकरीबन 108 टारगेट किलिंग्स हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसी की वजह से एमक्यूएम ने आवाज उठाई थी कि ये कराची में जो टारगेट किलिंग हो रही है इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान जब बना था जनवरी में, उसके बाद उसकी सारी तवज्जो एमक्यूएम की तरफ ही रही है, ना कि जो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी सूबों में भी और पाकिस्तान में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी। कल रेंजर्स हुकाम ने एमक्यूएम के रहनुमा रशीद गुडेल से मुलाकात भी की, उनकी सेहत के बारे में भी बात की, उन्हें सेहतयाब होने पर मुबारकबाद पेश की। तो यानी आप ये समझें कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो आपकी जमात के खिलाफ नहीं है, आपकी जमात के अंदर जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनके खिलाफ है। अब तो आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि ऑपरेशन आप लोगों के खिलाफ नहीं है, आपकी जमात के खिलाफ नहीं है, आप लोगों की जमात के अंदर जो करप्ट लोग हैं ये उनके खिलाफ है। देखिए जी, बहुत अच्छा जेस्चर था ये कल रेंजर्स की तरफ से जो रशीद गोडेल साहब के पास गए हैं और उनके पास गुलदस्ता भी दिया, उनसे मुलाकात भी की। वो भी हमारी रिक्वेस्ट थी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अब वो अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने भी, रेंजर्स ने भी जाके वहां पे यही उनको बताया कि जब भी उनको सिक्योरिटी जरूरत होगी वो प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल सही है, आपने कहा कि रेंजर्स से मुत्तहिदा ये भी नहीं कह रही, मुत्तहिदा ने आज तक ऑपरेशन को रोकने के लिए कभी भी नहीं कहा, सिर्फ तर्ज अमल और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो अभी परसों हुई है रात को, उसके बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल लें और बात कर लें तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के
को समझ में आ जाएगा कि एमक्यूएम क्यों चिल्ला रही है और क्यों इतनी तकलीफ में है कि वो लड़के जिनको अब अप्रैल में और मई में अरेस्ट किया और सबने देखा कि अरेस्ट हुए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस भी कोर्ट में डाली गई, उसके बावजूद ऑल ऑफ अ सडन वो शो अप हो जाते हैं कि जी किसी एक सेफ हाउस में, वो भी उस इलाके में जो कि एंटी एमक्यूएम एरिया है जहां पे तालिबान और कलअदम तंजीमों की प्रेजेंस है, वहां पे एमक्यूएम के लड़के बैठे हुए थे और वहां पे एनकाउंटर हुआ और उधर से वो शहीद किए गए। तो ये हमारी रिजर्वेशन थी कि अगर आप समझते हैं हमारे पास कारकुनान में से कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि हर पार्टी में होते हैं, पूरे पाकिस्तान का माशरा है, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो वो अगर आप समझते हैं कि वो लोग इसमें हैं तो उनको अरेस्ट करिए। उनको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करें और फिर उनके ऊपर केस करें, उनको ट्रायल होता है और कोर्ट अगर वर्डिक्ट देता है उनको तो फिर जरूर उनको जो सजा मिलती है वो सजा मिले। एमक्यूएम ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशन को रोका जाए या फिर ये ऑपरेशन गलत है। बहुत शुक्रिया अली रजा आब्दी साहब आपका। रऊफ क्लास्टर साहब, कल आपने देखी हालात देखे किस तरह से सारी मार्केट्स खुली रही, उस तरह से आवाम ने बहुत सालों बाद एमक्यूएम का साथ नहीं दिया। आपने काफी अरसे से आपने सियासत को कवर किया है, कराची के हालात, पूरे मुल्क के हालात, इस वक्त एमक्यूएम की सियासत का वो रोब, वो दबदबा कराची में खत्म होता जा रहा है अगर कल की हड़ताल को देखें? शायद ये जो अली रजा साहब एमएन है, बड़े जो एमक्यूएम में चंद अच्छे आप कह सकते हैं लोग हैं जिनसे बात हो सकती है, जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, रीजनेबल गुफ्तगू करते हैं और बड़े धीमे स्टाइल से गुफ्तगू करते हैं। अली रजा साहब उन्हीं में से, भी उनकी गुफ्तगू जो मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा, आपने देखा होगा कि अपनी पार्टी के हवाले से जो भी पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे तरीके से पेश किया। जो ये दो चार चीजें हमारे दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं, ज्यादा की तो बात नहीं कि ये कह रहा, कोई अकले कुल हम भी नहीं है कि हम ज्यादा समझदार, इन्हें नहीं पता। ये ग्राउंड में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, जितना भी ब्रांट आता है, जितना भी रिएक्शन आता है, अच्छा या बुरा, यही लोग फेस करते हैं। जो हमारी एमक्यूएम से हमेशा एक उस पर शिकायत रही है, इनसे डिबेट रही है कि आप लोगों के पास ये कराची पूरे 15 साल तक आपके पास रहा है बगैर किसी कंडीशंस के, जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल कियानी तक, जरदारी साहब, और अभी भी आप वहां पे उनके साथ एक तरह के पार्टनर ही चल रहे हैं। और जरदारी साहब ने कोशिश भी की थी पिछले दिनों के वो जरा इनको बेल आउट करें। आपके पास बड़ा अच्छा मौका था, आप अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी की उसमें आप ग्रूम करते। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने कोशिश की थी ग्रूम करने की, और फिर वो आपको याद होगा मई 2007 का वाकया हुआ जिसमें जनरल मुशर्रफ साहब ने एमक्यूएम को पूरे तरीके से इस्तेमाल किया, 50-60 लोग वहां मारे गए कराची में, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने। एमक्यूएम को बड़ी शदीद जरूरत है कि अपने आप को रिफॉर्म करे, एक पॉलिटिकल पार्टी बने, ये एजिटेशन से अपने आप को दूर करे। लोग थक चुके हैं, अब कराची के लोगों को छोड़ जाएं, हम जो इनसे दूर बैठे हुए हैं, जब हम देखते हैं कि रोजाना स्ट्राइक हो रही है, रोजाना कोई कॉल आ रही है, रोजाना झगड़े हो रहे हैं, बेचारे बंदे मर रहे हैं। अब आप बता रहे हैं पिछले 10 सालों में 12-13 हजार वहां टारगेटेड किलिंग में लोग मरे हैं जब से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने वहां हुकूमत शुरू की है। ये ऑफिशियल डाटा दे रहा हूं जो उन्होंने आपके सिंध ने पेश किया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज में, ये पहले भी मैं कह चुका हूं। तो ये 12-14 हजार बंदा कैसे मारा गया है? आप लोगों के दौर में मारा गया है। आपको चाहिए था कि आप ठीक करते, ऑपरेशन क्लीन अप करते। आपके वजीर दाखिला थे, रऊफ सदीकी साहब वजीर दाखिला रहे हैं और दूसरे लोग रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं किया। अब आप एजिटेशन करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। इस वक्त जो एक एमक्यूएम की आप बदकिस्मती कह रहे हैं या इनका जो भी पॉलिटिकल फाल कह रहे हैं, इनके साथ ना मीडिया की हमदर्दी है इस वक्त, क्योंकि मीडिया के साथ इनका रवैया बड़ा सख्त रहा है बाज मामलात पे, आपको पता है। इनके साथ फौज नहीं खड़ी हुई, इनके साथ जीएचक्यू नहीं खड़ा हुआ जो माजी में खड़े थे। जनरल मुशर्रफ साहब इनके साथ खड़े थे, जनरल कियानी भी खड़े थे, जनरल रहील इनके साथ नहीं खड़े। बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपने आप को इनसे डिस्टेंस कर लिया है। एमक्यूएम के लिए बड़ा जरूरी है कि ये कन्फ्रंटेशन की बजाय थोड़ा सा विड्रॉ करें, रिट्रीट करें, सांस लें, उसके बाद नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएं और रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। जो नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए उनके साथ एडजस्ट करें। माइनस अल्ताफ हुसैन फॉर्मूला जरूरी है, जो बात तज्जिया कार भी करते हैं। मुझे लेने दे ब्रेक के बाद यही सवाल हिलाली साहब मैं आपसे आके पूछूंगी, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आखिर दोबारा उनका रिवाइवल कैसे हो सकता है? दोबारा ये पार्टी अपने आप को रिवाइव कैसे कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी पे बाद में बात करते हैं। हिलाली साहब, एमक्यूएम के लिए क्या जरूरी है कि वो उनकी पार्टी दोबारा से, उनकी सियासत उस तरह से जिंदा हो सके जैसे थी? देखिए शाजिया, आपने भी हिंट किया था कि -1 का फॉर्मूला, मेरे ख्याल में ये बात हमें नहीं करना चाहिए।
एक कॉज है, उसका नाम है द मुहाजिर कॉज। मेरे ख्याल में अफसोस है कि 70 साल के बाद भी मुहाजिर कहते हैं, मगर चलिए एक कॉज है और उनका हक है एक स्पोक्समैन रखना। वो कौन है वो स्पोक्समैन, वो उनका चॉइस है, आप और मैं ये नहीं कर सकते। मगर हैविंग सेड दैट, मैं 2-3 पॉइंट्स जल्दी से कहना चाहता हूं जी। पहली बात है, आपने नोटिस किया होगा कि जरदारी साहब की तकरीर फौज के खिलाफ और अल्ताफ हुसैन का तकरीर फौज के खिलाफ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस था। बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये किस किस्म की कोऑर्डिनेशन है, अगर है और तो फिर द पेनी ड्रॉप्ड एज दे से। तो उस वक्त मैंने सोचा कि इनका तो एडवाइजर एक ही है, इनका मीडिया एडवाइजर एक ही है, मिस्टर हुसैन हक्कानी। आप समझ गए। बिल्कुल। और एक दफे ये जब हुआ तो मैंने सोचा ओ माय गुडनेस, अब लॉट ऑफ थिंग्स मेक सेंस। तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा जो है आउटसाइड विल बी ड्रिवन बाय हक्कानी, इसलिए हक्कानी इन दोनों के साथ बड़ा क्लोज राब्ते में है। देखिए जी, बात असल ये है कि जैसे राउफ क्लासरा साहब ने 100% सही कहा कि पूरे एवरी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, मैन इन द स्ट्रीट उनके खिलाफ है। और फिर ये कहते जाते हैं हाँ अगर दुनिया भी हमारे खिलाफ है, दुनिया गलत है, हम गलत नहीं है। भाई मैं नहीं कहता कि तुम गलत हो, मैं नहीं प्रूव करना चाहता, मगर खुदा के लिए लिसन टू दिस। वो कहते हैं ना, अपना प्रोपेगेंडा को अगर आप बिलीव करेंगे तो कोई सेटलमेंट नहीं होगी, कभी नहीं होगी, अगर जब तक आप गरिबान में झांक के देख रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब द रूल्स ऑफ द गेम हैज टू चेंज। अब बदलना है रूल्स ऑफ द गेम। क्या पहला रूल ऑफ द नया गेम क्या है कि हर पार्टी को उसका मैंडेट वायलेंस के थ्रू नहीं मिल सकता, वाज़ेह हो चुका, और फाइनेंस थ्रू इलीगल मीन्स नहीं हो सकता। ये एक पहला रूल ऑफ द न्यू गेम है। योर मैंडेट मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर। डू पॉलिटिक्स, करो पॉलिटिक्स, मगर डू नॉट यूज पावर टू स्टील। रियल इश्यूज पे करें आप पॉलिटिक्स, और वो पावर ना इस्तेमाल करें आपने मैंडेट को चोरी करने के लिए। नंबर 1। दूसरी बात आई थिंक इज वेरी क्लियर इज बल्दियाती इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन में, नेशनल इलेक्शंस में इनके पास वोट हैं, और कुछ शायद कम हो, कभी ज्यादा हो, मगर दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम सब कंसीड करते हैं भाई, वोट बैंक है इनका है, और आप जीतेंगे वोट्स, डोंट वरी। मगर ये जरूरी नहीं है कि हर सीट जीते, हर इलेक्शन में 2/3 कंप्लीटली मिले। तो प्लीज टेक इट। तीसरी चीज, द न्यू रूल्स ऑफ द गेम, मिलिटेंसी आउट। अगर है मिलिटेंट विंग्स, और हैं, अगर आप सेक्टर को कमांडर्स क्यों कहते हैं भाई? कमांडर एक मिलिट्री टर्म है ना, सेक्टर कमांडर। सेक्टर इन चीफ भी नहीं कहते, सेक्टर कमांडर। मगर वो सेक्टर कमांडर, हमें पता है, हम कराची में रहते हैं, सब जानते हैं कौन है सेक्टर कमांडर एक सेक्टर में, सब जानते हैं उसका इन्फ्लुएंस कितना है, सब जानते हैं उसका एक जमाने में और पुलिस का क्या राब्ता। तो कहने की बात यह है, यू आर अ मिलिटेंटली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब मिलिटेंसी नहीं चलती इन एटमॉस्फेयर जब हम टेरर के खिलाफ काम कर रहे हैं, मिलिटेंसी नहीं चलेगा। इट विल बी मिस्टेकन फॉर बीइंग एंटी गवर्नमेंट टेरर। अब थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की तरफ भी आ जाते हैं। क्लासा साहब, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल क्या इसी तरीके से हो रहा है जो पीपल्स पार्टी जो तरीके अपना रही है, बिलावल साहब की जो जबान हम देख रहे हैं, उनका जो लबो लहजा देख रहे हैं, मुफाहमत की सियासत को छोड़कर मज़ामत की सियासत, क्या दुरुस्त रास्ते पर चल रही है? ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासकर पंजाब में रिवाइवल हो सकता है? शायद जैसे मैंने कहा कि एमक्यूएम जो है उन्होंने भी अपने आप को चेंज नहीं किया। जो चेंजिंग टाइम्स हैं, जो समझदार बंदे होते हैं, लोग होते हैं, सोसाइटीज होती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, वो वक्त के तकाज़ों को समझती होती हैं और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जो एडजस्ट नहीं करते होते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। वो चाहे मैं भी अगर अपने एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस के साथ एडजस्ट नहीं करूंगा, आप देखेंगे मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। ये लॉ ऑफ नेचर में बता रहा हूं।
बदकिस्मती से MQM भी 2008 तक की पॉलिटिक्स कर रही है और पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू सुने, इनकी तकरीरें सुने बिलावल साहब की या दूसरों की, ये 2008 से आगे नहीं बढ़े। मसलन ये समझते हैं कि आप लाउड बोलने से, जोर जोर से बोलने से और हाथ हिला हिला कर कहने से शायद लोगों को मुतासर कर लेंगे। अब मेरा ये ख्याल है पिछले 4-5 सालों में, पर्टिकुलर पिछले 1-2 सालों में मीडिया ने लोगों को बहुत बाशऊर कर दिया है। लोग अब कंटेंट चाहते हैं, लोग अब आपकी डबल टॉक पे बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने कोई आपके पास नया मंजन होता, नया सौदा होता, आप एक आम व्यूअर समझता है। इवन मेरे गांव में मैं जाता हूं, आप यकीन करें ऐसी गुफ्तगू करते हैं गांव वाले, वहां पर बैठा हुआ बंदा, कि मैं बाज़ दफा स्पीचलेस हो जाता हूं। आप ये कैसे कह सकते हैं लोगों को, जनाब के 1 हफ्ता पहले तक तो नवाज शरीफ साहब कुछ भी कर रहे थे, मॉडल टाउन में बंदे मारे गए, स्कैंडल है। ये जो नंदीपुर स्कैंडल है, ये पिछले साल का स्कैंडल है, 2014 का, जब यहाँ पे आपकी नेप्रा की यहाँ पे हेयरिंग हुई थी, उसमें बकायदा MD जो थे नेप्रा के, जो जिनको बाद में सितारा इम्तियाज में मिला, इनके महमूद साहब हैं, उन्होंने आके इंकशाफ किया था, जो रिकॉर्ड में मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कि जनाब ये जो आपका नंदीपुर जो है, इसकी कॉस्ट जो है 57 अरब से बढ़ के 84 अरब हो गई है। ये बकायदा डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, चीजें मौजूद हैं 1 साल पहले का। लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश रही। आपके मॉडल टाउन में 14 बंदे मार दिए उन्होंने, ये उस पर खामोश थी, और बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे काम किया, खामोश थी। ये शोर मचा डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी पर साहब पे एक्शन आना शुरू हुआ, वो मैदान में आ गए हैं कि अब नवाज लीग भी बुरी हो गई है, अब जमहूरियत भी खतरे में पड़ गई है, अब उनका मुकमुका भी खत्म हो गया है। लोग ये चीजें समझते हैं। सो बिलावल साहब कोई नया मंजन नहीं बेच सकते, लगे रहे। मैं फिर कह रहा हूं, इनको अब कोई नया फार्मूला देना पड़ेगा। बिलावल को अपने क्रॉप्ट अंकल से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ भी खड़े होंगे, वो नए पाकिस्तान की बात भी करेंगे, वो दूसरे मिनिस्टर्स की भी आपको थ्रेट करेंगे कि मेरे किसी अंकल को हाथ नहीं लगाना, और साथ में कहेंगे मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं ठीक करूंगा। पार्टी इस तरह ठीक नहीं होगी। सिर्फ नाना का स्टाइल अपनाने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। क्लासर साहब, नहीं जीता जा सकता। और ये भुट्टूज भी नहीं है, ये जहन में रखें। वो हिलाली साहब बेहतर जानते हैं भुट्टो साहब की शख्सियत को, मैंने तो ऐसा सच ऑफ कोर्स उन्हें नहीं देखा कोई अपनी उसमें, लेकिन ये भुट्टूज नहीं है जो तकरीरें हमने देखेंगे वो लोगों को चले वो मजमे को कर लेते थे। और भुट्टो साहब ने 4 सालों में जो काम किए हैं पाकिस्तान में, अगर देखे जाए कुछ, अगर आपको इंस्टीट्यूशनलाइज काम हुए तो भुट्टो साहब के दौर में 4 हैं। इन्होंने तो 4 इदारे जो बनाए थे भुट्टो साहब ने, PIA को देख लें, स्टील मिल्स को देख लें, उसको तबाह करके गए। ये तो इन्होंने तबाह किया। मैं तो हैरान हुआ बिलावल के मुंह से सुन के, जब वो फरमा रहे थे कि PIA तबाह हो गई है, स्टील मिल्स हो गए। भाई मेरे, आपके वाले साहब और उनके दोस्तों ने तबाह की है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, आप करके गए हैं। PIA को भी, शहबाज शरीफ साहब का नया नाम भी रखना चाहते हैं। लोड शेडिंग के कर्से से हो रही है, आज वो शहबाज शरीफ साहब का नाम भी रखना चाहते हैं। मैं किस नाम से पुकारूं? कहा था ना उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब से, मेरा नाम बदल देना। लास्ट कमेंट ऑन पीपल्स पार्टी, हिलाली साहब। देखिए, मेरा एसोसिएशन पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी गहरा है और बहुत इमोशनल है, और वो पीपल्स पार्टी तो अब रही नहीं। 27 दिसंबर 2007 के बाद हर चीज़ पीपल्स पार्टी के बारे में बदल गया। हम लोग जो क्या कहते थे, 5 दफ़े दिन में उनके लीडर को मिलते थे और खुला आने जाते थे, हम लोग का दिल ही नहीं करता था अंदर जाने। इट वॉज एक ऐसा चेंज आया है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप देख रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं, देखें ये क्या चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर से। इनको तो नाम और निशान ही नहीं था, और अगर था तो हमें पता था इनको क्यों रखती थी वो बीबी। बस छोड़ें, ये तो इतना दिल दुखता है, और उसको सोच के कि वो क्या चाहती थी और क्या करने वाली थी और क्या उसके ख्वाब थे। जब मैं कभी कभी अकेला सोचता हूं तो आंसू आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासा साहब आपका, जफर हिलाली साहब आप। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।